नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सबका स्वागत है शंखनाद में। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद आज महा स्टेडियम पर, जो पूरी दुनिया की आकर्षण का केंद्र बन गया है। जी हां, मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये स्टेडियम जितना विशाल है उतना ही भव्य है, जितना बेहतरीन है उतना ही सुविधाओं से लैस भी है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। आपको बताते हैं कि स्टेडियम की क्या क्या खास बातें हैं और कैसे ये स्टेडियम दुनिया भर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने आप में आज का दिन बेहद खास। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 233 एकड़ में है। चलिए हम आपको एक एक करके इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि कैसे नमो नमो स्टेडियम अपने आप में बेहद खास और दुनिया भर के तमाम न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। इसकी जो खास बातें हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 233 एकड़ में फैला हुआ है, मगर इस कॉम्प्लेक्स में 63 एकड़ में स्टेडियम बनाया गया है। 63 एकड़ में ये नमो नमो स्टेडियम बनाया गया है। स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं। और आपको बता दें, इतनी बड़ी क्षमता का स्टेडियम दूसरा दुनिया में कोई भी नहीं है और इसी वजह से ये अपने आप में सबसे ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 76 कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए गए हैं। स्टेडियम में छत वाली LED लाइट्स लगी हुई है, जिसमें जिम के साथ 4 ड्रेसिंग रूम हैं। साथ में मैच और प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम में 11 पिच भी हैं। स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम की भी इसमें पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। वातानुकूलित 6 इंडोर पिच हैं। इसमें एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो इसको अपने आप में बेहद खास बनाती है। वातानुकूलित 6 इंडोर पिच है। 700 करोड़ की लागत से बना ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है। आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरह से दुनिया भर के खिलाड़ी यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसी वजह से आज का दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खासियत बताई इस स्टेडियम की। देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होना गर्व की बात है, क्योंकि अब तक क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न में था। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि मेलबर्न से किन मामलों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अलग है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, जबकि मेलबर्न में 90,000 दर्शक ही बैठ सकते हैं। इस लिहाज से अपने आप में यह बड़ा और भव्य स्टेडियम। नमो स्टेडियम में छत वाली LED लाइट्स लगाई गई हैं। मेलबर्न में टावर वाली फ्लड लाइट्स हैं। इस लिहाज से भी ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। नमो स्टेडियम में जिम के साथ ही 4 ड्रेसिंग रूम है, जबकि मेलबर्न में बिना जिम के ड्रेसिंग रूम है। अगर हम मेलबर्न से तुलना करें, क्योंकि इसके पहले मेलबर्न के नाम ही ये तमाम रिकॉर्ड से जो अब इस स्टेडियम के यानी कि नमो स्टेडियम के नाम हो चुके हैं। नमो स्टेडियम में मैच और प्रैक्टिस के लिए 11 पिच हैं। मेलबर्न में ड्रॉप एंड पिच का उपयोग किया जा रहा है। नमो स्टेडियम में स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, जबकि मेलबर्न पूरी तरह से कवर्ड ग्राउंड है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि यह स्टेडियम कितना खास और मेलबर्न से कितना ज्यादा अलग और आधुनिक है। ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है। 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है। 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का GCA की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटू हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये स्टेडियम। वैसे आपको ये भी बताते चले कि ये स्टेडियम महा रिकॉर्ड्स का गवाह रहा है। यहां 1987 में सुनील गावस्कर ने अपने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे। 1994 में कपिल देव ने सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर 431 विकेट अपने नाम किए थे। 1999 में सचिन तेंदुलकर ने यहीं पर अपने टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी मारी थी। 2011 में वनडे क्रिकेट में सचिन ने अपने 18,000 रन यहीं पर पूरे किए थे। सचिन ने इसी स्टेडियम में अपने क्रिकेट करियर के 20 साल पूरे किए, जबकि अनिल कुंबले ने इस स्टेडियम पर अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। और तो और मौजूदा मैच खेल रहे ईशांत शर्मा भी आज इसी स्टेडियम में अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो ये तमाम खासियत जो इस स्टेडियम को अपने आप में बेहद अलग और अलहदा बनाती हैं। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम, ये भूमि है, बहुत यादगार है कि उन्होंने यहां पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कैरियर के 20 साल भी पूरे किए थे। सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को। अपने दामन में तमाम कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस स्टेडियम को नए सिरे से अब बनाया गया और इसका नाम बदला गया, तो सियासी संग्राम भी सियासी पिच पर मच गया है। कांग्रेस को इस बात से एतराज है कि स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों किया गया। Narendra Modi Stadium being inaugurated this morning. क्रिकेट का ये मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कल तक ये मोटेरा स्टेडियम था, एक आम क्रिकेट स्टेडियम की तरह, मगर इस स्टेडियम का नक्शा बदल गया। सहूलियतें बढ़ा दी गईं, दर्शकों की क्षमता बढ़ा दी गई, नाम बदल कर रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे उसका जो नाम है वो भी लगा दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के तहत ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम आएगा और ये जो नाम की घोषणा है ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से की गई है। अब तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने क्षमता और सुविधा दोनों के लिहाज से उसे पीछे छोड़ दिया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ही है। नहीं, एक मिनट। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम पर सरकार फूली नहीं समा रही, तो दूसरी ओर कांग्रेस को मोदी के नाम से स्टेडियम का होना चुभ गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बेहतरीन, सच खुद सामने आ गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में हम दो हमारे दो। इससे पहले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या यह सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाली बीजेपी अब सरदार साहब का अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी।
जिस वजह से वो प्रधानमंत्री उन्हें आरएसएस बनाना चाहती थी, शायद आज वो मकसद हल हो गया है, आज वो उन्हें हासिल हो गया। ठेस पहुंचती है देश की आत्मा को जब आप इतने बड़े नेता के नाम को हटाकर अपना नाम लाना चाहते हैं। तो सरदार पटेल की इतनी मान्यता है इनके मन में भी और हृदय में भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने सरदार पटेल का नाम, स्टेडियम का नाम बदल दिया। लेकिन ये देखिए, ये उनकी अपनी दिलचस्पी है इन बारों में, शायद उन्होंने नहीं रखा हो, उनके कोई करीब लोगों ने रखा हो। फिर कमलनाथ और शशि थरूर ने भी ट्वीट कर स्टेडियम के नामकरण पर सवाल उठाए। शायद उन्हें अभी अभी एहसास हुआ कि स्टेडियम का नाम ऐसे गृह मंत्री के नाम पर था जिन्होंने उनके मातृ संगठन को बैन कर दिया था, या शायद ये अगले राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत की एडवांस बुकिंग है जैसे ट्रंप का हुआ था, या ये अपना नाम लिखकर विरासत निर्माण की होड़ की शुरुआत है। सवाल यह है कि स्टेडियम के नामकरण पर सियासत क्यों है? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल महत्वपूर्ण है कि स्टेडियम के नाम पर इतनी ज्यादा सियासत आखिर इस देश में क्यों मची हुई है, और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और इसी के साथ हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस गुजरात के अध्यक्ष हार्दिक पटेल जुड़ चुके हैं। हार्दिक पटेल, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, ट्वीट करके लगातार आप निशाना साध रहे हैं, इस स्टेडियम के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों है आपको? स्टेडियम बना है उससे हम लोग खुश है, हम राजी है, लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने की जरूरत क्या थी? जिस तरह से सरदार साहब के नाम पर राजनीति की जाती है और एक तरफ सरदार साहब के नाम को मिटाने का प्रयास होता है, मुझे आपत्ति इस बात की है कि क्या सरदार साहब ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी उसी वजह से कि आरएसएस के चेले सरदार साहब का नाम मिटाने में लगे हैं? क्रिकेट के नाम के साथ नाम बदलने की जरूरत क्या है? और आपको नाम बदलना है तो अहमदाबाद का नाम कर्णावती कीजिए ना, आप सालों से कहते आए हैं, तो वो तो आप करते नहीं है। लेकिन तो जो चीज आप उल्टा कर रहे हैं, तो हम उस चीज को सही तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, और इसीलिए हमें आपत्ति है कि इतने बड़े स्टेडियम की जब बात आती है, पटेल का नाम लेकर सरदार साहब के साथ जुड़ा हुआ, हार्दिक आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की तो उन्होंने ही लगवाई है, फिर आप इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं इस पर जवाब भी लूंगी जफर इस्लाम से, लेकिन आप पहले इस पर टिप्पणी कीजिए। सबसे बड़ी मूर्ति दुनिया की उसी गुजरात में है, सरदार पटेल साहब की। हाँ, तो अच्छी बात है, हम तो वही कहते हैं ना कि इतना बड़ा स्टेडियम बना है तो सरदार साहब का नाम ऑलरेडी बना हुआ था, नाम जुड़ा हुआ था, तो फिर बदलने की जरूरत ही क्या थी? आपने इतनी बड़ी, मैं वही बोलता हूँ कि आप दो प्रकार की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सरदार साहब के नाम पर। एक बाहरी पॉलिटिक्स है जहां पर कहते हैं कि हम सरदार साहब से प्यार करते हैं और उनका नाम बड़ा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप सरदार साहब के नाम को मिटाने का प्रयास करते हैं। ये तो वो बात हो गई, बगल में छुरी, राम में मुंह में राम का नाम और बगल में छुरी, ऐसा कुछ कहावत है, उसी प्रकार की बात हो गई। कहावत कह रहे हैं कि राम का नाम मुंह में और बगल में छुरी, इस पर क्या है टिप्पणी आपकी? उन्होंने कहा कि नाम बदलने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, पूरे इनक्लेव का नाम, पहले तो मैं इनको बता दूं, पूरे इनक्लेव का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल इनक्लेव नाम है। उसमें स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम की जगह पर, अब मोटेरा स्टेडियम की जगह पर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन मैं आपको जरा इनके याददाश्त को थोड़ा सा कुरेदना चाहता हूं। जरा इन्हें बताना चाहता हूं कि जरा ये सब नाम सुना है अपना क्या? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोयम्बटूर, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम आसाम, इंदिरा गांधी स्टेडियम सोलापुर महाराष्ट्र, नेहरू स्टेडियम इंदौर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट एवरी, जहां जहां देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अब आ जाइए जरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ट्रॉफीज में, राजीव गांधी गोल्ड कप, कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सब, अरे भैया ये आपका चित्रा जी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं गिनते जाऊंगा, इतनी लंबी फहरिस्त है, इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर मैं पूरा पढ़ दूं आपका 1 घंटे का प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसे लोग जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो शर्म आता है मुझे। देश की जनता देख रही है कि कैसा दोहरा और दोगला चेहरा है इनका, कि ये एक प्रधानमंत्री के नाम पे है, देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज के जो फ्री इंडिया के इतिहास में
इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं हुआ, उसके नाम से एक स्टेडियम अगर है तो गर्व की बात है भाई। उनका कंट्रीब्यूशन तो देखिए, इतने साल तक चीफ मिनिस्टर, इतने साल तक प्राइम मिनिस्टर, और पूरे देश दुनिया में उनका नाम, देश का नाम ऊपर किया। और ऐसे आदमी के नाम से अगर स्टेडियम का नाम रखा गया तो आपके लिए भी गर्व की बात है। आप वहां रहते हैं तो आपके लिए भी गर्व की बात है कि आपके स्टेट का कोई ऐसा आदमी था जिसके नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया। वरना सारे स्टेट में ऐसा लगता है देश में कोई भी ऐसा काम नहीं किया सिवाय गांधी नेहरू परिवार के, इसलिए कि सब नाम जो है उनके जितने चाहने वाले और जिनको बोलते हैं इंग्लिश में साइकोफेंट्स, ठीक है, वो सारे जो है यही नाम डालते थे, गांधी नेहरू परिवार। भाई देश में और भी लोग हैं, देश में और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, देश की जनता और लोगों को भी प्यार करती है। गांधी नेहरू परिवार के ऊपर भी है, पूरी लिस्ट दूंगा तो अभी जो बैठे हैं महाशय जो कांग्रेस के, वो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बेतुका स्टेटमेंट जब देते हैं तो कम से कम अपने गरीबा में झांक के देखना चाहिए। आपको हार्दिक प्रसन्नता होनी चाहिए थी, हार्दिक पटेल। और एक सवाल और है, इस पर जवाब आप दीजिएगा। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव हिस्सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका हिस्सा है, लेकिन आप लोग बार बार सरदार पटेल के नाम को कह रहे हो कि दरअसल उस नाम को हटा दिया गया। आप लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बड़ा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका एक हिस्सा है? अब भी चित्रा जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के नाम से ये स्टेडियम जाना जाता था। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पहले लोग अंदर चले गए तो बाहर स्टेडियम का नाम अलग लिखा हुआ था, लोग बाहर आए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका था। मोदी जी का नाम है सिर्फ इसीलिए तकलीफ है हार्दिक? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो गलत चीज करेंगे तो क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? और यही जो नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं थे तब मनमोहन सिंह जी पर वो आरोप लगाते थे, तब तो आप नहीं बोले कि ये देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान कर रहे हैं, उनके नाम के साथ इनको प्रॉब्लम है, तब तो आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। आज आप ऐसी बात करते हैं चित्रा जी। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से, उनकी नीतियों से प्रॉब्लम है, उनकी बातचीत, वो जिस तरह से काम करते उनसे प्रॉब्लम है। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, लेकिन नाम को लेकर आप लगातार ट्वीट करते हुए चले जा रहे हैं। जफर इस्लाम, इस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं पूछूंगी कि सरकारी धन तो लगा नहीं है इस स्टेडियम में, उसके बावजूद इस तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन उस पर जफर इस्लाम साहब पहले आपकी टिप्पणी। नहीं, मैं तो सिंपल सवाल कह रहा हूं कि भाई जो पूरा इनक्लेव है वो तो सरदार पटेल इनक्लेव है जो बड़ा है जी। उसके नीचे एक छोटा स्टेडियम के अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम है तो बड़े में छोटा समाया है, इसमें क्या तकलीफ है? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। देश की जनता परेशान है कि कांग्रेस पार्टी का जो कि बौखलाहट सिर्फ नाम से है या कोई और, अगर नाम से है तो ये फहरिस्त क्यों नहीं देखते, इतने लंबे फहरिस्त कि भाई ये सारे नाम, क्या यहाँ कोई और महानुभाव नहीं है इस देश में? क्या ऐसे कोई आइकन नहीं थे इस देश में जिसका नाम दिया जा सकता है स्टेडियम? और जो बड़े बड़े स्टेडियम बने पूरे हर प्रदेश में, उसमें सिर्फ क्या नेहरू, गांधी और इंदिरा के नाम होने चाहिए थे? ये इसका जवाब कोई है उनके पास? मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाने से नहीं बना है स्टेडियम, क्रिकेट हरियाणा अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया है और उनको पूरा अधिकार है कि अगर किसी का नाम रखें। अगर आपको इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का रखते तो आपको बहुत खुशी होती, इसलिए कि चलो भाई, अभी देखिए बॉम्बे में थोड़ा दिन पहले बना था मुंबई में वो सीलिंग, उसमें भी राजीव गांधी सीलिंग। अरे भाई क्यों, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपने हटाया क्या राजीव गांधी सीलिंग का? क्यों भाई राजीव गांधी सीलिंग, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था उसमें जो आपने नाम डाल दिया? बताइए जरा मुझे, देश की जनता ये सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन हार्दिक, मुझे लग रहा है कि थोड़ा हार्दिक दिल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर को ये स्टेडियम आकर्षित कर रहा है, लेकिन अपने आप में सियासत है, पूरे मामले पर जारी रहेगी। फिलहाल आपका जफर इस्लाम और हार्दिक पटेल, आपका बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शंखनाद में अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बंगाल में आज हुगली में ममता बनर्जी गरजी तो बोल उनके बिगड़ गए। ममता भाषा की मर्यादा लांघ गई, राम से शुरू हुई जंग रावण तक पहुंच गई। आपको बताएंगे कैसे हुगली में ममता ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। इसके अलावा बात होगी ड्रग्स पर जारी सियासत की, जिसमें आज नया ट्विस्ट आ गया है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत बंगाल में मचे घमासान के साथ हम करेंगे। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, यकीनन वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हंगामे ने खूनी झड़प का रंग ले लिया।
उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को पुलिस ने रोका तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली, जिसके बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। चौबीस परगना पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से कुर्सियां बिखरी पड़ी हुई हैं, जगह जगह तोड़ दी गई कुर्सियां, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी लगी हैं। भगदड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 24 परगना की। यकीनन आपको ये भी बताते चलें, इस रथ यात्रा में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे, जिन्होंने रोके जाने पर धरना शुरू कर दिया। बाद में यात्रा को दोबारा शुरू किया गया। कल वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहां पर दौरा होना है, जहां वो रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके पहले ही दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा की रैली पर भी आपको बता दें काफी ज्यादा इसके पहले बवाल मचा था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ है बीजेपी जो लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उसने इस तरह की राजनीति को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा सोचिए, अभी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले रक्त रंजित राजनीति पश्चिम बंगाल में बहुत सारे सवालों को खड़े कर रही है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा जारी है। कोलकाता में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, वहीं पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। कोलकाता में बीजेपी रैली कर रही थी, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। आज भी हमारे रथ को यहाँ पर हमारी सभा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पैदल जाएंगे, पर जाएंगे और वहाँ सभा करेंगे। प्रशासन को अगर गिरफ्तार करना हो तो करें, हम इस बात की चिंता नहीं करते। इस प्रकार का असहयोग होगा तो पूरे प्रदेश में अशांति होगी। और मैं बहुत ममता जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि परिवर्तन यात्रा की सफलता के कारण वो घबरा रही है और हमारी परिवर्तन यात्रा को रोकने की कोशिश की गई है। परिवर्तन यात्रा का रथ रुक सकता है, बाकी हम नहीं रुकेंगे। हम जाएंगे उस स्थान पर जाकर सभा करके आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय यहां पर आरोप लगाते हुए सीधे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर। आपको बता दें कि लगातार हिंसा का दौर वहां पर जारी है। सबके बीच पश्चिम बंगाल में, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, सियासी हिंसा जारी है। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पत्थरबाजी में कई लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। कोलकाता में बीजेपी रैली कर रही थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। तो एक तरफ उत्तर 24 परगना की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, जिसको लेकर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो वहां के प्रभारी हैं चुनावों के, उनकी ओर से टीएमसी पर सीधे आरोप लगाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ ये कोलकाता की तस्वीरें, जहां पर टीएमसी और बीजेपी में आपस में भिड़ंत हो गई, लाठी डंडे चले। चुनावी हिंसा के बाद अब आ जाते हैं जुबानी हमले पर। राम से शुरू हुई सियासत अब रावण तक पहुंच गई है। बंगाल में चुनावी रामायण जारी है। हुगली में पीएम मोदी ने रैली की, तो आज इसी मैदान में ममता बनर्जी जमकर गरजी। लेकिन इस बार ममता के बोल बिगड़ गए। आशोल परिवर्तन चाहिए। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। ঘরে ঘরে মেয়েরা প্রশ্ন করছে কে করেছে কন্যাশ্রী।
অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? সব কটা চোর। शहर वही, मैदान वही, मिशन वही, दावे वही, बस बदले हैं तो दावेदार, बदली है तो तारीख, बदले हैं तो मंच पर खड़े सियासतदानों के चेहरे। 2 दिन पहले हुगली के जिस मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी, आज उसी मैदान से ममता बनर्जी गरजी, और ऐसा गरजी कि मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गई। একটা পার্টি একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। গায়ের জোর। 2 दिन पहले हुगली का डनलप ग्राउंड पूरी तरह से भगवा था, तो आज वहां टीएमसी के झंडे लहरा रहे थे। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में ममता पर हमला किया था, आज बारी दीदी की थी। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? সব কটা চোর। वंदे। पीएम मोदी के हुगली दौरे से पहले की सियासत का दौर शुरू हो गया था। मोदी की रैली के बाद टीएमसी ने मैदान को गंगा जल से पवित्र किया, जिसके बाद ममता की रैली का आयोजन किया गया। ममता ने बीजेपी को खुली चुनौती दी और कहा कि बंगाल जीतना आसान नहीं है। ममता ने खुद को विधानसभा चुनाव का गोलकीपर बताया और दावा किया कि बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। हुगली के डनलप मैदान में जहां पे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया था, वहीं पर आज ममता बनर्जी ने इस जनसभा को संबोधित किया। क्रिकेटर मनोज तिवारी, एक्टर शायनी घोष, कांचन मल्लिक और फिल्म डायरेक्टर राज चक्रवर्ती ने आज तृणमूल का हाथ पकड़ा ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के दावे को कि पश्चिम बंगाल में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, उस पे अपना निशाना दागा। अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई के शिकंजे को लेकर भी दीदी ने मोदी सरकार पर निशाना बनाया। कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से हुई पूछताछ को ममता ने महिलाओं का मुद्दा बना दिया। এত বড় সাহস! মা বোনদের আজকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে পকেটে পুষে আছেন, কয়লা চোরদের হোটেলে থাকছেন, কয়লা চোরদের ওখানে নানা রকম কারবার করছেন, আর আপনাদের চরিত্রগুলো একেবারে সোনার উপর বাঁধিয়ে দিতে হয়। बीजेपी से लेकर टीएमसी तक में बड़े क्रिकेटर और फिल्म एक्टर को शामिल करने की होड़ मची हुई है। ऐसे में आज टीएमसी में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी समेत कई टॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। दीदी सामने आके मुझे बोली है कि लड़ना है, इसलिए मैं लड़ रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरे को क्रिकेट के बाहर भी लोगों के लिए काम करना चाहिए और मैं ये मानता हूं कि जो प्लेटफॉर्म क्रिकेट खेल के मुझे मिला है, लोगों के लिए सेवा कर सकता हूं। बैटल ऑफ बंगाल अब पूरी तरह से आर पार में तब्दील हो गया है। एक और बीजेपी ने बंगाल में ममता को घेर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर ममता के सामने खुद का किला बचाने की चुनौती। हुगली से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सियासत में सरकारी तंत्र की भी एंट्री हो चुकी है। एक ओर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल पुलिस हरकत में है, जिसके निशाने पर बीजेपी के नेता हैं। काला पत्थर और सफेद पाउडर की सियासी जंग भी बंगाल में जारी है। अभिषेक बनर्जी मुर्दाबाद। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पुलिस। एक और सीबीआई का ममता के करीबियों पर शिकंजा।
तो दूसरी ओर पुलिस का बीजेपी नेताओं पर निशाना। पश्चिम बंगाल की सियासत में कानून खेल भी अपने चरम पर है। कोकीन के आरोप में आज बीजेपी नेता राकेश सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, तो राकेश सिंह ने पूरे मामले को अभिषेक और ममता की साजिश करार दे दिया। हमारे একটাই কথা, মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি মুর্দাবাদ। बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी की कोकीन केस में गिरफ्तारी के बाद राकेश सिंह का नाम सामने आया था। पामेला ने राकेश सिंह पर साजिश के तहत कोकीन रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने राकेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया और सियासी खेल शुरू हो गया। পামেলা কে নিয়ে এটা খুব বড় ষড়যন্ত্র করলো টিএমসি। राकेश सिंह को कोलकाता पुलिस ने समन भेजा, जिसके बाद पुलिस राकेश सिंह के घर तलाशी के लिए पहुंची। इस दौरान राकेश सिंह के दोनों बेटों की पुलिस से बहस हुई। घर के बाहर काफी वक्त तक तमाशा होता रहा। भारी संख्या में मीडिया पहुंच गई और ट्विस्ट तब आ गया जब राकेश सिंह के दोनों बेटों को पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद राकेश की बेटी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जहां वो पुलिस गाड़ी के पीछे भागती नजर आई। किसको लेगा? मेरे भाई है, मेरे पापा का कोई गलती नहीं है। ये फॉल्स केस में जबरदस्ती एलिगेशन लगाया जा रहा है पापा के ऊपर और मेरे भाइयों के ऊपर। मेरे भाइयों को तो लिटरली किडनैप करके यहाँ से लेके गया जबरदस्ती, इतना कोऑपरेट करने के बाद। और मेरे पापा को ये पहली बार नहीं कि ये लोग फॉल्स केस में पापा का नाम खराब करने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। दिन में घर पर दबिश के बाद रात होने तक कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को पूर्व बर्धमान के गलसी थाना इलाके में NH2 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। आज कोर्ट में भारी हंगामे के बीच राकेश की पेशी हुई। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं कोर्ट के बाहर राकेश सिंह के समर्थकों ने ममता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर संगठनों ने रणनीति को धार और लड़ाई को आर पार का फैसला कर लिया है। राकेश टिकैत अब संसद मार्च पर रहे हुए हैं और इस बार 40 लाख ट्रैक्टर्स के दावे कर रहे हैं रैली के लिए। किसानों की महापंचायत में रण पर फैसला हो रहा है, लेकिन संगठनों में आपसी तनातनी भी जारी है। ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहीं जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार। इस हुंकार में छिपा है किसान आंदोलन का पूरा प्लान। राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में टिकैत ने चेतावनी दी कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो संसद का घेराव होगा। 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे। और ये किसान भी वही है, अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहेगा जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहेगा जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। संसद का घेराव कब होगा इसकी कोई तारीख तो टिकैत ने नहीं दी, लेकिन सरकार पर वो जमकर बरसे। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर धरने और आंसुओं से चर्चित हुए राकेश टिकैत एक बार फिर साफ कर चुके हैं कि कानून वापसी के बगैर घर वापसी नहीं करेंगे। कानून वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे। ये किसान बाजरी है, ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा।
दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर एक खास तबके का आंदोलन होने का आरोप लग रहा है। सीकर की महापंचायत में टिकैत ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन किसान नहीं बटेगा। बांटने की कोई कोशिश कर लो, नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान। और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आपका काम होगा नारा तगड़ा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। लेकिन महापंचायत में टिकैत ने एक बात ऐसी भी कह दी जिसकी वजह से वो नए विवाद में फंस सकते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम तोड़ने की धमकी दी है। गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झोपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की। तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गोदाम टूटेंगे। अगर अडानी के गोदाम या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई। आंदोलन में तोड़फोड़ की भाषा यकीनन अच्छी नहीं लगती। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड का हर्ष दुनिया देख चुकी है, जब किसान आंदोलन की आड़ में आईटीओ से लाल किले तक तांडव हुआ। कई किसान नेताओं पर केस हो चुका है तो कई प्रदर्शनकारी जेल में हैं। ऐसे में जरूरी है कि तोड़फोड़ की भाषा से परहेज किया जाए। जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झोपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर शुरू हुआ किसान आंदोलन भारत बंद, रेल रोको, चक्का जाम और ट्रैक्टर परेड जैसे रंग देख चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अगली बातचीत कब होगी इसकी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत संकेत दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे आए तो बात बन सकती है। एक शर्म लिहाज की बात है, माननीय राजनाथ जी है, उनकी शर्म है, बहुत उनकी शर्म लिहाज है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनकी लोगों की आस है उन पर, भाई मैं इस मामले को निपटा देंगे, पर उन्हें इतना मौका नहीं दिया जा रहा। एक तरफ बातचीत का संकेत और दूसरी तरफ संसद को घेरने की चेतावनी। किसान आंदोलन हर रोज नए मोड़ से गुजरता है, लेकिन चिंता की बात ये है कि दूर तक कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। सीकर से सुनील जोशी और बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों के आंदोलन के नाम पर विपक्षी दल मोर्चेबंदी के नट बोल्ट कस रहे हैं। प्रियंका वाड्रा महापंचायतों में शामिल हो रही हैं तो राहुल के निशाने पर सरकार है। विपक्ष आखिर किस रणनीति के बूते किसानों के साथ खड़ी है और इस लड़ाई का अंजाम क्या निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार से लोहा ले रहे हैं दिल्ली में, किसानों को लगातार fishermen and I'm talking about farmers. किसान पंचायत में दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से निकलकर एक तरफ किसान नेता शहर शहर महापंचायत कर आंदोलन को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दो दिग्गज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने तरीकों से इस आंदोलन को ईंधन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की किसान महापंचायत में प्रियंका की एंट्री हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है तो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती है, जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। किसानों के बीच प्रियंका ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले। उन्होंने कहा कि जिस कानून का विरोध किसान कर रहे हैं उसे नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है। ये कानून किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना
इंदिरा गांधी वाड्रा के खास निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी भी थे। प्रियंका ने किसानों के प्रति मोदी की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। प्रियंका हिंदी भाषी मैदानी इलाकों में किसानों की नब्ज टटोल रही हैं, तो राहुल गांधी दक्षिण भारत से मोर्चा ले रहे हैं। हालांकि किसानों की बात करते करते अक्सर वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे बीजेपी को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। चाहे वो मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय की बात हो या फिर उत्तर दक्षिण के लोगों की सियासी समझ में अंतर की बात हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।